हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइंटिस्टों ने मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ये हमारा चैप्टर सेकंड में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। तो मैटर का डेफिनेशन क्या होगा? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस यानी कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, जो जगह लेती है, उसको क्या कहेंगे? मैटर। और साथ ही साथ उसमें मास होना चाहिए, बहुत कम या बहुत ज़्यादा, लेकिन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इस डस्टर की, तो क्या इसको यहाँ पे रखने से ये हमारे हाथ में इतना जगह ले रहा है ना, यानी इट ऑक्युपाई स्पेस, और इसमें कुछ मास है या नहीं है? तो इसमें मास भी है। इट मीन्स दिस डस्टर इज अ मैटर। अगर हम बात करें इस चौक की, तो ये चौक को अगर हम यहाँ रखें तो इतना स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, और इसमें कुछ तो मास है, डस्टर से कम है लेकिन है, तो ये चौक भी क्या हो गया? मैटर। तो क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है? अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें सारी चीज़ें मैटर ही दिखाई देती है। अगर हम टेबल, चेयर, ब्रिक्स, फैन, कुछ भी, सब कुछ मैटर है। अच्छा, वाटर मैटर है या नहीं है? अगर हम ग्लास के अंदर वाटर पोर करते हैं तो ग्लास के अंदर वो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, और उसका मास भी होता है, तो इट मीन्स वाटर भी मैटर है। अच्छा, एयर मैटर है? एयर भी मैटर है। कैसे एयर मैटर है? एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है। कैसे करता है? जब आप बलून खरीद के लाते हैं शॉप से, तो बलून का साइज छोटा होता है, लेकिन जब उसमें एयर ब्लो करते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। इट मीन्स एयर ऑक्युपाई स्पेस। और एयर में मास होता है या नहीं होता है? एयर में मास होता है। आप खाली बलून को और एक तरफ एयर फिल्ड बलून को अगर आप कंपेयर करें तो एयर फिल्ड बलून का मास ज़्यादा होगा। एयर में मास होता है। एयर जब आंधी तूफान चलता है तो एयर बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, मीन्स एयर में भी मास होता है। तो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सभी मैटर है। तो फिर मैटर क्या नहीं है? हमारी फीलिंग्स मैटर नहीं है। हमारा गुस्सा क्या गुस्सा में कोई मास होता है? नहीं। हमारा प्यार, क्या लव स्पेस ऑक्युपाई करता है? लव में कोई किसी तरह का मास होता है? नहीं होता है। हमारा एंगर, लव, हमारा ओल्डनेस, तो ये सारा कुछ जो है ये मैटर नहीं है। अगर हम बात करें अपने शैडो की, तो क्या शैडो स्पेस ऑक्युपाई करता है? करता है? स्पेस शैडो में मास होता है? शैडो मासलेस है, यानी शैडो भी मैटर नहीं है। तो चलिए देखते हैं मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो मैटर का डेफिनेशन आप याद रखेंगे, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल क्या हो जाएगा? टेबल, चेयर, एयर, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत पहले जब साइंस इतना इवॉल्व नहीं था, साइंटिस्ट ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात नहीं किया था, तभी इंडियन फिलोसफर्स ने बताया था कि मैटर, जिसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं, ये पंच तत्व के मिलके बने हुए हैं। पंच तत्व में क्या आता है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ये 5 तत्व। ये इंडियन फिलोसफर्स ने बहुत पहले ही बताया था कि जितने भी पदार्थ है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि बाद में साइंटिस्ट ने भी बताया कि चाहे वो कैसा भी मैटर हो, बहुत बड़ा मैटर हो या बहुत छोटा मैटर हो, लेकिन ये सभी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के ही बनते हैं। ऐसा नहीं बड़ा मैटर है तो उसमें पार्टिकल्स बड़ा होगा और छोटा मैटर है तो उसके अंदर पार्टिकल छोटा होगा। यानी कि कैसा भी मैटर हो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइन करके एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं, जो आपको नेकेड आई से दिखाई ना पड़े। आपको दिखाई देता है मैटर के अंदर का पार्टिकल दिखाई देता है? नहीं, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। कैसे स्पेस? ये जो अगर मान लिया ये कोई मैटर है तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे स्पेसेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। ये स्पेसेस सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस। नेक्स्ट है दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, यानी कोई भी पार्टिकल अपने जगह पे फिक्स नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? मूव करता रहता है। और चौथा है दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एविडेंसेस देखते हैं हम, कैसे मान ले सर कि ऐसा होता होगा। तो अगर हम बात करें दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ये तो हम समझ सक रहे हैं कि बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसका प्रूफ कैसे होगा? तो इसके लिए आप क्या करें कि एक ग्लास ले वाटर का और इसके अंदर पानी भर दे, और पानी भरने के बाद इसको मार्क कर दे, और मार्क करने के बाद इसमें 2 चम्मच चीनी डाल करके इसको डिसॉल्व कर दे चीनी को। चीनी डिसॉल्व होने के बाद भी वाटर का लेवल राइज नहीं करेगा। तो अगर सर पानी इतना था और 2 चम्मच चीनी डालने के बाद भी इसका लेवल राइज नहीं किया, तो चीनी कहाँ गया? ठीक है, ये सवाल हो सकता है। तो ये सर इसका जवाब क्या है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स है, जब हम इसके अंदर चीनी डालते हैं तो इसके बीच में जो स्पेसेस है, चीनी का पार्टिकल आकर के उसमें सेटल करता है, एंड दैट्स व्हाई द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाई लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज व्हेन वी डिसॉल्व 1 और 2 स्पून सुगर इन इट, तो आंसर क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ सुगर गोज इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ water, so the level of water does not rise. Okay, next हम चलते हैं they are constantly moving, यानी particles constantly move कर रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? तो इसको तो easily देखा भी जा सकता है। आप ध्यान से देखें तो जब अगरबत्ती जलाए हम, अगरबत्ती जलाने के बाद उसका क्या धुआं जो होता है वो एक जगह फिक्स हो जाता है आकर के? नहीं, वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है? मूव करता रहता है। तो यानी ये पार्टिकल क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। दूसरा, अगर मान लिया आप किसी वाटर के अंदर कोई कलर डाले, तो कलर क्या डालने के बाद फिक्स हो जाता है कि वो धीरे धीरे स्प्रेड करता है, फैलता है ना, यानी वहां भी पार्टिकल्स क्या हो रहा है? धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो अगर हम बात करें सर पार्टिकल्स के मूवमेंट का, तो पार्टिकल जो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, ये रैंडम, मतलब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता कि किधर जाएगा, ये मतलब बेवड़े की तरह इधर से उधर चलते रहता, कभी इधर, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो इसको जिधर मन करता है उधर ही जाते रहता है। तो ये कब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? जब या तो ये वॉल ऑफ कंटेनर के वॉल से टकराएगा तब ये अपना दिशा बदलेगा, या फिर ये एक एटम, एक पार्टिकल आकर के किसी दूसरे पार्टिकल के साथ टकरा गया तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इस रैंडम मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, तो इसका नाम ब्राउनियन मोशन पड़ गया। तो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या हो गया? द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन।
अब अगर हम बात करें सर सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड के पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, अगर हम लिक्विड का बात करें तो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, और अगर हम गैसेस का बात करें तो ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो अगर हम मूवमेंट का बात करें तो गैस के अंदर हम मूवमेंट देख रहे हैं, बहुत खाली स्पेस है, ये आराम से मूव कर सकता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये आराम से मूव कर सकता है। लेकिन लिक्विड का बात करें तो मूवमेंट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इसके पास स्पेस कम है, लेकिन फिर भी ये मूव करेगा। लेकिन सर अगर सॉलिड की बात करें तो क्या सॉलिड मूव कर सकता है? सॉलिड तो अपनी जगह पे फिक्स है, सॉलिड बिल्कुल ही फिक्स है, ये इस तरीके से। तो अगर हम बात करें कि सर ये वाला जो पार्टिकल होगा क्या ये मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है और कैरेक्टरिस्टिक को बदला नहीं जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत ही चुलबुले मिजाज के इंसान हैं, मतलब आपको एक जगह स्थिर रहा ही नहीं जाता है। आपको कहीं पे बाजार में ले जा करके छोड़ दिया गया तो पता चला आप देखते देखते मम्मी ढूंढ रही है और आप निकल लिए कहीं और, कभी उस शॉप पे, कभी उस शॉप पे, कभी उस शॉप पे। तो बहुत ज़्यादा जगह है तो आप आराम से मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, आपको ला करके रूम के अंदर बंद कर दिया गया, बहुत भागता इधर से उधर, रूम के अंदर पैक कर दिया गया। अब रूम के अंदर पैक करने के बाद भी पता चला आप कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी टीवी के पास, कभी टेबल के पास, मतलब आपकी टेंडेंसी है मूव करने की। तो आप रूम के अंदर भी मूव कर रहे हैं, जगह छोटा कर दिया गया फिर भी मूव कर रहे हैं। फिर आपके पेरेंट्स क्या किए, बोले बहुत शरारती है, तुमको चेयर के अंदर बांध देते हैं। तो चेयर में बांधने के बाद अब तो फिक्स हो गया, अब तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो क्या मूवमेंट का कोई चांसेस है? टेंडेंसी है भाई हमारे अंदर कि इतना हम छटपट करने का आदत है कि हम फिर भी मूव करेंगे। अब बांधने के बाद भी ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो सॉलिड का पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल के पास जगह तो नहीं है लेकिन अपने मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर सकता है। तो सॉलिड यही करता है, सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, अपने मीन पोजीशन पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। एंड दैट्स व्हाई इट कंडक्ट हीट। अगर मान लिया कि ये एक रॉड है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है और हम यहाँ पे अगर हीट करते हैं तो ये पार्टिकल हीट होता है, और हीट होने के बाद ये जो है इसके अंदर की टेंडेंसी मूव करने की बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से ये बार बार आके इसको स्ट्राइक करेगा और इसको भी हीट करेगा। फिर ये हीट होने के बाद इसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। याद रखेंगे ये जो मोशन है ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, और टेम्परेचर के साथ इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अब ये फिर ये तेज़ी से इसको कोलैप्स करने लगा, तो उसके बाद ये भी हीट होगा, और इस तरीके से ये एक से आगे पार्टिकल्स को पहुंचाएंगे और ये हीट कंडक्ट करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने चाय बनते हुए देखा होगा, तो जब चाय बनता है और ठंडे दूध में चायपत्ती जो दिखाई देता है वो धीरे धीरे फ्लोट कर रहा होता है। कौन सा मोशन? ब्राउनियन मोशन। लेकिन जैसे जैसे उसमें उबाल आना शुरू होता है, जैसे जैसे वो हीट होना स्टार्ट होता है, तो उसका पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है ना। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। जब वो पूरा बॉयल करने लगता है तो बहुत रैपिड मूव करता है। तो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप ध्यान देना, कोई अगरबत्ती जलाना और उसमें से जब धुआं निकलेगा तो धुएं के बीच में अपनी उंगली को रखना, मतलब थोड़ा ऊपर ही रखना, है ना। तो जब धुएं के बीच में अगर अपनी उंगली को रखेंगे तो वो धुआं दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, कुछ इधर से कुछ इधर से, और आगे जाके फिर वो कंबाइन होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यानी कि उस धुएं का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा। आप टैप खोल दो, नल से जब पानी आए तो बीच में उंगली लगा दो, तो पानी कुछ इस साइड से कुछ इस साइड से, लेकिन फिर वो आगे जा करके एक जगह जाके मिल जाता है, मतलब उसका पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो अगर हम अट्रैक्शन के बेसिस पे बात करें तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स, दूसरा एडहेसिव फोर्स। क्या होते हैं वो जरा देखते हैं। जब सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आप देखें ना, एक वाटर ड्रॉपलेट इधर से आ रहा है और दूसरा वाटर ड्रॉपलेट इधर से आ रहा है, जब दोनों नज़दीक में होते हैं तो वो आपस में आके जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब इस वाटर ड्रॉपलेट्स में जो पार्टिकल्स था और इस वाटर ड्रॉपलेट्स में जो पार्टिकल था, दोनों सेम टाइप का, दोनों वाटर का ही पार्टिकल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया और वो आपस में आके मिल गए। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और एडहेसिव फोर्स क्या हुआ कि अगर मान लिया मैंने पानी को हाथ के ऊपर डाला और सारा पानी गिर गया लेकिन कुछ पानी हाथ में चिपक गया, तो इसका मतलब कि पानी का कुछ पार्टिकल अपने ही सेम टाइप ऑफ पार्टिकल यानी वाटर के पार्टिकल के साथ नहीं जाकर के मेरे हाथ के ऊपर जो पार्टिकल है उसके साथ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट हुआ इसको क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। यानी कि अगर आप मरकरी, हिंदी में जिसको पारा कहते हैं, जो थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड होता है, वो इसलिए डाला होता है क्योंकि उसकी कोहेसिव फोर्स बहुत अधिक होती है। अगर मरकरी को जब हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर वाली मशीन या थर्मोमीटर में वो ऊपर जाता है तो वो फिर वैसे ही नीचे आता है, वो ग्लास के साथ चिपकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने ही पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होता है, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन अगर यही ग्लास के अंदर वाटर डाल दे तो वाटर जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे नहीं आएगा, कुछ कुछ वाटर का पार्टिकल ग्लास से चिपक जाएगा क्योंकि उसके अंदर एडहेसिव फोर्स होती है। वो वाटर का पार्टिकल ग्लास के पार्टिकल के साथ जाकर के भी चिपक जाता है, कुछ पार्टिकल अपने वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है और कुछ ग्लास के साथ। तो ये दो तरह का फोर्स है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होना कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होना एडहेसिव फोर्स कहलाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजिड और फ्लूइड के बीच में। रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो इजिली। फ्लो मतलब जो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है उसको क्या कहेंगे, रिजिड। एंड द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। यानी जो अपना शेप चेंज कर ले, फ्लो करे, उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इस चौक को हम किसी भी कंटेनर में रख दे, ओवल में रख दे या स्फेरिकल में रख दे या क्यूबॉइडल में रख दे, चौक का शेप चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स शेप का है। ठीक है, तो रिजिड के अंदर क्या आ जाएगा, सॉलिड, और फ्लूइड के अंदर क्या आ जाएगा, लिक्विड। क्या लिक्विड को किसी कंटेनर में रखे तो वो शेप चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर उसको हम एक मग में रखते तो मग के शेप का आ जाएगा, या किसी भी कंटेनर में रखते तो उसी शेप का आ जाएगा। तो फ्लूइड में टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो लिक्विड किस में आएगा, फ्लूइड में। क्या गैसेस क्या होता है, वो भी अपना शेप चेंज करता, वो भी फ्लो करता। अगर हम उसको यहाँ पे कोई गैस को किसी कंटेनर से निकाल के छोड़ दे तो क्या यहीं पे रख जाएगा, नहीं, वो फ्लो करेगा, वो सभी डायरेक्शन में फैलेगा। तो फ्लूइड के अंदर क्या आ जाता है, गैसेस, है ना। तो फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैसेस ये दोनों आते हैं, जबकि रिजिड के अंदर सॉलिड आते हैं। तो देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सबसे पहले हम बात करें तो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है ये टाइटली पैक्ड होता है, जैसा कि हमने अभी बात किया था। लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड होगा, और गैसेस में बहुत ही लूजली पैक्ड होगा, है ना। तो अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल फोर्स का,
तो इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज़्यादा आपको किस में दिखाई पड़ रहा है? जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी क्लोज आएगा। तो इसमें सबसे क्लोज कौन है? यहाँ, यानी जो फोर्स है ये क्या होगा? मैक्सिमम। और यहाँ पे बहुत दूर दूर है, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा? मिनिमम। और इसमें क्या होगा? इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों के बीच का। अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस का, तो सबसे ज़्यादा स्पेस किसके बीच में है? इसमें कम स्पेस है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा। तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? इसके अंदर मैक्सिमम और इसके अंदर स्पेस मिनिमम, और इसके अंदर क्या होगा? इंटरमीडिएट। अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें, इसके शेप के बारे में और वॉल्यूम के बारे में, तो शेप कैसा होता है? शेप फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड होता है, अगर उसको जमीन पर लिक्विड को डाल दे तो फैल जाएगा, यानी कि नॉट फिक्स्ड शेप। और गैसेस का भी नॉट फिक्स्ड शेप। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। अगर हम 10 ml कोई लिक्विड को ले रहे हैं तो हम उसको किसी भी कंटेनर में डालें वो 10 ml ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन गैसेस की वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं? सॉलिड का फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और गैसेस में नाइदर शेप फिक्स्ड होता है नॉर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर हम कॉम्प्रेसिबिलिटी का बात करें तो क्या सॉलिड को कॉम्प्रेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? नॉट कॉम्प्रेसिबल। लिक्विड को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि बाल्टी के अंदर पानी डालते हैं तो इजीली हाथ चला जाता है तो कॉम्प्रेस हो गया। कॉम्प्रेस का मतलब क्या हम किसी लिक्विड के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं पुश करके? नहीं। आप देखिएगा किसी बलून के अंदर पानी भरने के बाद अगर हम इधर से पुश करते हैं तो इधर से बाहर निकल जाता है, यानी कि इसका ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है, नॉट कॉम्प्रेसिबल। लेकिन अगर गैसेस का बात करें तो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, यानी गैसेस को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, उसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड का मच हायर डेंसिटी होता है और गैसेस का लोअर डेंसिटी होता है, और लिक्विड का इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से कम लेकिन गैसेस से ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा? इंटरमीडिएट। अगर हम कंटेनर को फिल करने की बात करें तो क्या सॉलिड अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है? अगर मान लिया हम एक पेन को ग्लास के अंदर डाल दिए तो पूरे ग्लास को ऑक्युपाई करेगा? नहीं करेगा। तो इट डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड क्या अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है? कंप्लीटली फिल नहीं करता है। अगर हम किसी मग के अंदर या ग्लास के अंदर पानी डालें तो वो पहले बॉटम पे जाके सेटल होगा, कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। तो ये कंप्लीटली फिल नहीं करता है। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि ये सिर्फ बॉटम फिल करता है, और गैसेस फिल कंटेनर कंप्लीटली। तो ये डिफरेंस है सर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो
तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सर कि सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा कि फिक्स शेप होता है, तो क्या रबर जिसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच करके, ये स्पॉन्ज जिसको कंप्रेस करने से उसका शेप चेंज हो जाता है, तो क्या ये दोनों सॉलिड है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये सॉलिड ही है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली किसी कंटेनर में डालने की वजह से इसका शेप चेंज नहीं होता है, वो उसी शेप के रहते हैं। इनका शेप इसलिए चेंज होता है क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, स्पॉन्जेस के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं जिसमें हवा भरा हुआ होता है। तो जब हम उनको कॉम्प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर आते हैं जिसकी वजह से वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाते हैं। तो अपने आप क्योंकि वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए रबर और स्पॉन्जेस सॉलिड ही होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन is the movement of particle from a region of higher concentration to a region of lower concentration। इसको हमने बायो में भी पढ़ा था। तो डिफ्यूजन का मतलब कोई भी पार्टिकल्स का मूवमेंट जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ से वो मूव करके कहाँ जाएगा, जहाँ पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लोग एक कोने में अगर बत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू रूम के चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि जहाँ पे अगर बत्ती जल रहा होता है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, बाकी जगह पे कम, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाकर के फिल करता है। अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो बहुत दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा और वहाँ पे कंसंट्रेशन कम, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर हम पानी के अंदर कलर डालने की बात करें, सपोज नील डाल दिया हमने, तो हम क्या देखते हैं कि पानी के अंदर जब हम नील डालते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड करता है, फैलने लगता है, क्योंकि जहाँ पे हमने नील को डाला था यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, बाकी जगह पे कंसंट्रेशन लो है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में याद रखने वाली बात यह है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस। क्योंकि गैसेस बहुत तेजी से मूव करते हैं तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होता है, और लोएस्ट कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, इन सॉलिड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन लिक्विड और डिफ्यूजन इन गैसेस का, तो डिफ्यूजन इन गैसेस में क्या हो गया, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती के खुशबू का फैलना, परफ्यूम का फैलना, या अगर आपके घर में कोई खाना बन रहा हो तो पड़ोसी आकर के पूछता है क्या बात है, आज लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है, मतलब उसके घर तक खुशबू गया होगा तब ना। तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड के अंदर, हमने लिक्विड के अंदर कोई कलर मिला दिया तो ये लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन है। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन, एक सॉलिड सपोज ये चौक और ये बोर्ड, इन दोनों के बीच में अगर मैंने अभी लिखा और इसको इरेज कर दिया तो इजिली इरेज हो जाता है, लेकिन अगर इसको लिखने के बाद और इसको कुछ समय तक छोड़ दिया जाए, सपोज मंथ तक छोड़ दिया जाए, तो फिर इसको इरेज करने के बाद ये इजीली इरेज नहीं होता है। ये क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में डिफ्यूजन हो जाता है, जिसके वजह से इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। इसलिए सपोज आपको अगर कोई ठंडा खाना ला करके दे, आप सपोज घर लाए, ठंडा खाना खा लिए और आपके बगल वाले कमरे में आपको भाई बहन कोई पता नहीं चला कुछ खाया पिया गया है, लेकिन यही आप अगर घर में कुछ स्पेशल बना रहे हो तो बगल वाले कमरे क्या बगल वाले मोहल्ले से भी लोग चले आ सकते हैं कि कुछ तो स्पेशल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा, यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, हमने अभी पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्मेल ऑफ हॉट एंड सीजनल फूड रीचेज अस फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, वेयर एज टू टेक द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोजर। यानी ठंडे खाने को सूंघने के लिए हमें नज़दीक जाना पड़ता है, जबकि गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर से ही आ जाती है। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे और 2 और स्टेट ऑफ मैटर है उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।